हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 2 सामान्य हिंदी के प्रश्न को पढ़ेंगे जो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के एग्जाम में बराबर आता है। तो चलते हैं। पहला प्रश्न है, भौतिक का विलोम शब्द पूछ रहा है। भौतिक एक शब्द है दोस्तों, इसका विलोम विपरीतार्थक शब्द यहाँ पर पूछ रहा है। क्या आध्यात्मिक होता है, दार्शनिक होता है, या फिर सांस्कृतिक होता है, या फिर राजनीतिक होता है। देखिए, भौतिक शब्द जो है दोस्तों, ये सांस्कारिक वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वैसी वस्तुओं के लिए। तो इसका विलोम पूछ रहा है, तो इसका विलोम हो जाएगा आध्यात्मिक। पहला ऑप्शन ही हमारा सही है, आध्यात्मिक सही है। भौतिक का विलोम, दार्शनिक गलत है, सांस्कृतिक भी गलत है और राजनीतिक भी गलत है दोस्तों। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, प्राची शब्द का विपरीतार्थक पूछ रहा है। प्राची शब्द का उल्टा, सिंपल भाषा में हम कहेंगे तो उल्टा शब्द, उल्टा शब्द प्राची। दोस्तों यहाँ पर उदीची है, प्रतीची है, नवीन है, या फिर समीची है। प्राची शब्द का मतलब दोस्तों पहले हम समझ लेते हैं। प्राची शब्द का होता है पूर्व दिशा, पूर्व दिशा होता है प्राची शब्द का। अगर यहाँ पर प्राचीन होता तब ये काल की बात करता, परंतु ये प्राची है और पूर्व दिशा इसका मतलब होता है, तो कहीं ना कहीं हमें पश्चिम दिशा वाला शब्द ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, प्रतीची जो है, यहाँ पर प्रतीची का मतलब होता है पश्चिम दिशा, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर है। इसका उल्टा, प्राची का उल्टा प्रतीची होगा और यही शब्द सही होगा। बाकी तीनों गलत है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पर प्रश्न का राइट आंसर प्राची का हो जाएगा प्रतीची। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, समष्टि का विलोम पूछ रहा है। समष्टि को अंग्रेजी में मैक्रो कहते हैं दोस्तों। ये इकोनॉमिक्स में भी आप शब्द पढ़ते हैं, मैक्रो होता है। और इसका विलोम उल्टा पूछ रहा है। क्या विशिष्ट होता है, व्यष्टि होता है, अशिष्ट होता है, या फिर अपुष्टि होता है। तो समष्टि का विलोम क्या होता है, व्यष्टि होता है, माइक्रो। माइक्रो कहते हैं दोस्तों। ये समष्टि जो शब्द है दोस्तों, ये किसी समूह के लिए प्रेजेंट करता है, समूह को ये प्रेजेंट करता है। जबकि व्यष्टि शब्द जो है ये दोस्तों, व्यष्टि शब्द व्यक्ति के संदर्भ में होता है प्रयोग, व्यक्ति के संदर्भ में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा व्यष्टि, समष्टि का अपोजिट व्यष्टि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। यहाँ पर विलोम शब्द का जोड़ा दिया गया है, उसमें से एक विलोम वाला जोड़ा गलत है, उसी को पहचानना है हमें। पहला ऑप्शन है विधि निषेध, दूसरा है आश्वासन विसर्जन, तीसरा है आग्रह विग्रह, और चौथा है अमीय हलाहल। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, पहला तो बिल्कुल जोड़ा सही है। विधि का अपोजिट निषेध ही होता है, आश्वासन का अपोजिट विसर्जन ही होता है, परंतु यहाँ पर आग्रह विग्रह का अपोजिट नहीं है दोस्तों। आग्रह का अपोजिट अनाग्रह होता है, अनाग्रह होता है, अनाग्रह। जबकि अगर हम देखेंगे, ये विग्रह इस साइड जो दिया है, इसका अपोजिट संधि होता है, संधि होता है दोस्तों। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, और हमारे से यही गलत ऑप्शन पूछना था, गलत पकड़ना था, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी डी गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आग्रह विग्रह। इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा वीडियो बनने वाला है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको, ताकि सभी का फायदा हो। और वीडियो अंत तक देखना है दोस्तों, वीडियो अंत तक देखना है आपको, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म बताना है। मतलब कौन से अपोजिट एक दूसरे के सीधे सीधे हैं, उल्टा शब्द हैं। आकीर्ण विकीर्ण तो ये तो गलत है दोस्तों, आकीर्ण का अपोजिट विकीर्ण होता ही नहीं है। इप्सित अभिसिप्त ये भी गलत है। आदृत निरादृत बिल्कुल सही है दोस्तों। आदृत का उल्टा निरादृत ही होता है, क्योंकि अगर हम शब्द का मीनिंग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो आदृत शब्द का अर्थ होता है सम्मानित, सम्मानित होता है, और ये निरादृत शब्द का अर्थ होता है तिरस्कृत, अपमानित होना। तो ये अपोजिट दोनों हो जाएगा। बाकी डी भी गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा सी। ये सही जोड़ा है बिल्कुल, बाकी तीनों गलत हैं।
चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। शुद्ध कौन सा लिखा गया है यही हमें यहाँ पर पकड़ना है दोस्तों। दैदीप्यान, दोस्तों दैदीप्यान इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, गलत है। ये भी देदीप्पान गलत है। देदीप्पान ये भी गलत है दोस्तों। देदीप्प्यान बिल्कुल सही है। ये देदीप्पयान होता है, पपमान, देदीप्यमान होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा डी। डी इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द ढूंढना है जो सही से नहीं लिखा गया है, किसी प्रकार से मिस्टेक उसमें है, उसी को हमें ढूंढना है। देखिए कौतूहल बिल्कुल सही है दोस्तों, इसी प्रकार से कौतूहल लिखा जाता है। अंधिकार भी बिल्कुल सही है, निरपेक्ष भी बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है पौराणिक। पौराणिक इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है दोस्तों, ये हर्षिकार होता है णों में, ये पौराणिक इस प्रकार से लिखा जाता है। अतः यही अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द था पौराणिक, और इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को, शुद्ध वाक्य है कौन सा शुद्ध वाक्य है ये हमें पहचानना है दोस्तों। शुद्ध वाक्य यहाँ पर पहचानना है। पहला है मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, ये तो कहीं ना कहीं गलत लग रहा है दोस्तों, गलत ही है। दूसरा है वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। तीसरा यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। चौथा है इन दोनों में केवल यही अंतर है। दोस्तों सी सेंटेंस को आप पढ़िए, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, पूरी तरीके से ये शुद्ध है। बाकी ए बी और डी अशुद्ध सेंटेंस है, अशुद्ध वाक्य है, और सी सही है बिल्कुल। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है बिल्कुल सही है। तो 8वें का प्रश्न सी होगा उत्तर। चलते हैं प्रश्न 9 की ओर। प्रश्न 9 है निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, ये भी शुद्ध ही पूछ रहा है दोस्तों। शुद्ध का मतलब होता है सही, सही कौन सा है ये हमारे से पूछ रहा है दोस्तों। प्रश्न है यहां पर देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है दोस्तों। पहला ऑप्शन है इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। बी है इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। तीसरा है इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। चौथा है इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती है। ये बिल्कुल सही है, भूले ही होगा। ये सी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ भूल है तो गलत ही होगा, ये भूल वाला गलत हो जाएगा, और बी भी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर केवल और केवल डी होगा दोस्तों। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है अशुद्ध वाक्य हमें पहचानना है, जो शुद्ध नहीं है उसी को हमें पहचानना है। यहाँ पर 10 नंबर में दोस्तों पहला है पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। दूसरा है देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। तीसरा है मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं। चौथा है तुम चिंता ना करो मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। 4 यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है दोस्तों। पहला सेंटेंस बिल्कुल सही है, पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। दूसरा यहाँ पर सेंटेंस देखिए दोस्तों, यहाँ पर देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है ये लिखा है। जब वर्तमान शब्द का प्रयोग हो गया तो मौजूदा वर्तमान दोनों एक ही है, समानार्थी शब्द है, तो ये गलत हो जाएगा। देश की वर्तमान हालात ठीक नहीं है या फिर देश की मौजूदा हालात ठीक नहीं है, अगर इस प्रकार से लिखा होता तो ये सही होता। दोनों समानार्थी शब्द एक दूसरे के पास पास लिख दिया गया, इसलिए ये गलत है। और हमारे से अशुद्ध सेंटेंस पूछा था तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी ही अशुद्ध सेंटेंस है, ए बिल्कुल सही है, सी सेंटेंस बिल्कुल सही है, और डी भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर गलत सेंटेंस बी है, और गलत को ही हमें छांटना था, वही हमारा सही बनेगा। तो यहाँ पर हमारा सही सेंटेंस बी बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न है परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द पूछ रहा है दोस्तों। परंपरा से जो बातें चली आ रही है
उसके लिए कौन सा शब्द हम प्रयोग करेंगे? प्रतिश्रुति, व्याज स्तुति, अनुलोम, अनुश्रुति। दोस्तों देखते हैं हम जब भी हम यजुर्वेद, ऋग्वेद या पौराणिक कथाओं की बात कर रहे हैं तो ये अनुश्रुति पर आधारित होती है। उसके लिए शब्द हम प्रयोग करते हैं अनुश्रुति। परंपरा से चली आ रही बात, कहानी के बारे में जब करते हैं बात तो अनुश्रुति, तो इस प्रश्न का राइट आंसर भी अनुश्रुति हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रतिश्रुति नहीं है, व्याज स्तुति नहीं है, अनुलोम नहीं है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुश्रुति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है। दोस्तों अंत तक वीडियो को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि सबका फायदा हो। प्रश्न 12 है, जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ रहा है। शब्द एक पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन है अक्षम है, दूसरा अकिंचन है, तीसरा अज्ञ है और चौथा असमर्थ है। शब्द जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास अगर कुछ नहीं होता है उसके लिए एक शब्द प्रयोग अगर हमें करना है तो अकिंचन का प्रयोग होता है। अकिंचन वैसा होता है जिसके पास कुछ नहीं होता, उसको अकिंचन कहा जाता है। अक्षम नहीं होगा, अज्ञ नहीं होगा, असमर्थ नहीं होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर अकिंचन होगा। प्रश्न नंबर 13 है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है? स्वेदज है, अंडज है, पिंडज है या फिर उभयज है। इसमें से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा स्वेदज बनेगा। स्वेद से उत्पन्न होने वाला को स्वेदज कहा जाता है। बाकी बी, सी और डी गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, अपरिणित शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? अपरिणित। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है जिसका परिणाम न निकलता हो, दूसरा है जिसका विवाह न हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका हो, जो देखने में प्रीतिकर न हो। 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों। हम देखते हैं दोस्तों, अपरिणित शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जिसका विवाह ना हुआ हो। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अनमैरिड हम लोग कहते हैं, अनमैरिड इंग्लिश में, तो वही ये शब्द है अपरिणित, जिसका विवाह नहीं हुआ हो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। 20 प्रश्न का राइट आंसर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दुर्व्यवहार शब्द का प्रयोग हुआ है? दुर्व्यवहार शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है ये प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन है जिसे दूर करना कठिन हो, बी में है जिस पर वार करना कठिन हो, सी में है जिसे देख पाना कठिन हो, डी में है जिसे जीत पाना कठिन हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिसे दूर करना कठिन हो। दुर्विनार क्या होता है? जिसे दूर करना कठिन होता है उसे हम दुर्निवार कहते हैं दोस्तों। दुर्निवार उसे ही कहते हैं जिसे दूर करना कठिन हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पूछ रहा है दोस्तों। तत्सम दोस्तों वैसे शब्द होते हैं जो सीधे सीधे संस्कृत से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। हम इसको संस्कृति वाले शब्द भी बोल सकते हैं, सीधे ये प्रयोग किया जाते हैं। वही शब्द पूछ रहा है कि कौन सा है। दही तो तद्भव शब्द है दोस्तों, दही तद्भव शब्द है। जीर्ण बिल्कुल सही है, जीर्ण जो है ये तत्सम शब्द है। गयंद भी गलत है और गाहक भी यहाँ पर गलत है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों जो दूसरे शब्द दिए गए हैं देखिए दोस्तों, इनके हम ये तद्भव शब्द है दोस्तों। दही को दधी कहा जाता है, तत्सम अगर इसका शब्द होता तो दधी हो जाता। और गयंद गजेंद्र को कहा जाता है दोस्तों। गजेंद्र का जो है ये तत्सम शब्द है, जबकि ये गयंद नहीं है, ये तद्भव शब्द है। और गाहक यहाँ पर दिया है दोस्तों। लोकल लैंग्वेज में हम लोग गाहक कहते हैं, तद्भव शब्द है कहीं ना कहीं। तो ये जो है गाहक का ग्राहक होता है। ग्राहक अगर होता तब हो जाता तत्सम शब्द।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर केवल हो जाएगा जीर्ण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है अगहन का तत्सम रूप कौन सा है। अगहन महीने का नाम दर्शाता है दोस्तों। अगहन पुष माघ फागुन हम लोग कहते हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पर। ये इसका तत्सम पूछ रहा है। अग्रहायण है, अगहन है, आग्रहण है या फिर अग्रासन है। क्या है दोस्तों? तो अग्रहायण है। अगहन का तत्सम क्या है? अग्रहायण है। अग्रहायण। अगहन का मतलब क्या होता है दोस्तों? मार्क्सिस मास होता है। मार्क्सिस मास को ही अगहन कहा जाता है। और पहला प्रश्न का उत्तर सही है, बाकी तीनों गलत हैं। चलते हैं प्रश्न 18 की ओर। प्रश्न 18 है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द पूछ रहा है। अभी मैंने बताया तद्भव शब्द वैसे शब्द होते हैं दोस्तों जो लोकल, जो क्षेत्रीय लेवल में कुछ शब्द होते हैं। इसमें दोस्तों याद रखना है आपको। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। पहला है चतुर्दश है, दूसरा यहाँ पर चतुर्थ है, तीसरा 14 है और चतवारी है। देखिए चतुर्दश तत्सम शब्द है, तत्सम है। चतुर्थ भी तत्सम है। 14 जो है यही शब्द तद्भव है। याद रखना तद्भव शब्द कौन सा है? तो ये 14 है। चतवारी भी तत्सम शब्द है। तो प्रश्न का सही और सही उत्तर होगा 14। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 है अभ्यंतर का तद्भव पूछ रहा है। पहले हमारे से तत्सम शब्द पूछे जाते थे दोस्तों यहाँ पर, अब तद्भव शब्द बताने हमें। अभ्यंतर का तद्भव, अभ्यंतर क्या है? तो तत्सम शब्द है और इसका पूछ रहा है तद्भव शब्द क्या होगा। अंदर होगा, भीतर होगा, बाहर होगा या फिर गहरा होगा। तो अभ्यंतर का होता है दोस्तों भीतर। इसका तद्भव शब्द क्या होता है? भीतर होता है दोस्तों, भीतर। याद रखिएगा भीतर होता है। चलते बाकी ए गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। प्रश्न नंबर 20 है यहाँ पर। 20 नंबर प्रश्न है करपट का तद्भव पूछ रहा है। करपट का तद्भव पूछ रहा है। कपट होता है, कारपेट होता है, कपूर होता है या फिर कपड़ा होता है। करपट का क्या होता है यहाँ पर, यही पूछ रहा है तद्भव शब्द दोस्तों। यहाँ पर करपट का देखेंगे दोस्तों तो ये कपड़ा होता है। कपड़ा को तत्सम में क्या कहते हैं? करपट कहते हैं और तद्भव में कपड़ा हो गया। यहाँ पर दोस्तों कपड़ा हो गया। बाकी यहाँ पर जो दोस्तों शब्द दिए हैं उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। कपूर दोस्तों, ये कपूर जो शब्द है ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होता है कर्पूर होता है, कर्पूर। और यहाँ पर कारपेट अंग्रेजी शब्द है दोस्तों, कारपेट दरी होता है। तो करपट का तद्भव क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर केवल होगा दोस्तों यहाँ पर, और ये कपड़ा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द का प्रकार का विशेषण है। ये बहुत खाता है, यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है वह बहुत खाता है। कई लोग समाज में होते हैं दोस्तों ज़्यादा खाते हैं, अच्छी बात है, खाना भी चाहिए। तो इस शब्द का जो है विशेषण पूछ रहा है। ये बहुत कौन सा यहाँ पर विशेषण है, ये प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों है, पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है तुलनात्मक विशेषण, चौथा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दोस्तों यहाँ पर वह बहुत खाता है, ये डिसाइड यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट नहीं लिखा गया है कि 1 थाली खाता है, 2 थाली खाता है, 1 किलो खाता है, 2 किलो खाता है, कितना खाता है। तो ये तो स्पष्ट है कि ये अनिश्चित है दोस्तों। तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण ही आएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर निश्चित नहीं है, निश्चित परिणामवाचक भी नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। पहले ABC गलत है और डी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग होता है। गुणवाचक विशेषण का प्रयोग कहाँ पर होता है, ये प्रश्न है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। पहला है वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है।
दूसरा है वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। तीसरा है मैंने 10 मन गेहूं खरीदा है। और चौथा है ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। यहाँ पर जब हम ऑप्शंस को देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पहला जो ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है कि वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। यहाँ पर नटखट बालक लिखा गया है दोस्तों। नटखट बालक जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणधर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें ही तो गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। गुणवाचक संज्ञा कहते हैं उन्हीं को। यहाँ पर नटखट जो है ये शब्द जो दोस्तों बालक के चंचल स्वभाव को इंगित करता है। बालक के चंचल स्वभाव को यहाँ पर इंगित करता है नटखट। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। और हमारे से यही पूछ रहा है गुणवाचक विशेषण का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, तो यहीं पर हुआ है, ए में। ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। बाकी बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। 23 नंबर प्रश्न है सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द है। सतीश चंचल बालक है, इसमें कौन सा है? देखिए दोस्तों यहाँ पर सेम वर्ड आ गया। अभी मैंने बताया था चंचल किसको इंगित करता है, तो ये गुणवाचक विशेषण को इंगित करता है। पहला भी गलत है, तीसरा गलत है और चौथा भी गलत है। ये गुणवाचक विशेषण को इंगित करता है। सतीश चंचल बालक है तो गुणवाचक विशेषण ये हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। प्रश्न नंबर 24 है मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? मानसिक विशेषण का मूल शब्द क्या है, ये हमारे से प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों। मान है, मानस है, मनस है या फिर मनीष है? देखिए दोस्तों मानस जो यहाँ पर शब्द दिया गया ऑप्शन में, इसका अर्थ होता है मन। और यही मानस से अगर हम देखिए यहाँ पर दोस्तों मन जो शब्द बना है, मन में अगर हम ईक प्रत्यय लगा देते हैं, ईक प्रत्यय लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा? ये मानसिक बन जाएगा। तो मानसिक विशेषण किस मूल का शब्द है? ये मानस है। मानस मूल शब्द है इसका। बी प्रश्न का राइट आंसर है। ए गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। चलते हैं प्रश्न 25 की ओर। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सभी का फायदा हो दोस्तों। इसका पार्ट, ये पहला पार्ट है, दूसरा भी सेट, दूसरा भी बहुत जल्द आ जाएगा दोस्तों। आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? इसका मूल शब्द पूछ रहा है। देखिए मूल शब्द से क्वेश्चन है अभी दोस्तों। चरित्र है, चित्रण है, चरित्रता है, चारुत्व है। देखिए ऑप्शन ए को अगर हम पकड़ते हैं तो चरित्र है और यही प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों। जब हम चरित्र में ईक प्रत्यय जोड़ देते हैं, चरित्र प्लस ईक क्या हो जाएगा? चारित्रिक हो जाएगा। चारित्रिक हो जाएगा। तो चारित्रिक विशेषण का मूल शब्द क्या बना? चरित्र बना। चरित्र इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है मीमांसा का सही पर्यायवाची पूछ रहा है। मीमांसा शब्द पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा हम लोग बराबर पढ़ते हैं, हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। इस शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है। इसका समानार्थी शब्द क्या होगा? स्वरूप होगा, सुविज्ञता होगा, समालोचन होगा या फिर इसका निष्क्रिय होगा। तो इस शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों समालोचन होगा। सी राइट है, ए गलत है, बी गलत है और डी भी गलत है। समालोचन होता है मीमांसा का पर्यायवाची शब्द दोस्तों, याद रखना। इसको हम विवेचना, समीक्षा, आलोचना, निरूपण भी इसका होता है समानार्थी। चलते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न है बिजली का पर्यायवाची पूछ रहा है दोस्तों। बिजली, बिजली, चमक, चमक नहीं कह सकते हैं दोस्तों, चमक गलत है। सौदामिनी यस बिल्कुल सही है, सौदामिनी बिजली को कहते हैं। प्रकाश भी गलत है और इनमें से कोई नहीं भी गलत है। देखिए बिजली शब्द का पर्यायवाची सौदामिनी ही होता है दोस्तों, सौदामिनी ही होता है, याद रखना। इसका चपला भी हम कहते हैं, चपला भी हम बिजली को कहते हैं दोस्तों, याद रखना।
चपला भी हम कहते हैं, चंचला कहते हैं, दामिनी कहते हैं, विद्युत कहते हैं। अगर यहाँ पर ऑप्शन में विद्युत होता तब भी सही हो जाता, परंतु चमक प्रकाश नहीं होगा, बिजली का पर्यायवाची सौदामिनी होगा। प्रश्न नंबर 28 की ओर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है हमारे इस दोस्तों, नहीं है ये पूछ रहा है दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ पर ये शब्द जो है ये रमा है, रमा है, ए में इंदिरा है, सी में कमला है और डी में भारती है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, भारती नहीं है। रमा होता है, इंदिरा का भी लक्ष्मी होता है और कमला का भी होता है, भारती का नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। भारती यहाँ पर प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। ये भारती जो शब्द है ना दोस्तों, ये सरस्वती का पर्यायवाची है, सरस्वती। अगर यहाँ पर सरस्वती होता तो बिल्कुल सही हो जाता, लक्ष्मी है इसलिए गलत हो जाएगा, लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न नंबर यहाँ पर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों ए में है वस्त्र, बी में है पट, सी में है वसन और डी में है पटसन है यहाँ पर दोस्तों, पटसन। तो ये कपड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इनमें से? वस्त्र तो पर्यायवाची होता है दोस्तों, कपड़ा का पर्यायवाची वस्त्र होता है, पट भी होता है, वसन भी होता है। ये पटसन नहीं होता दोस्तों, पटसन जूट होता है, जूट होता है दोस्तों। तो कपड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पटसन नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और हमारे क्लास का ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? मेघ हम जानते हैं मेघ का बादल होता है, तो इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? प्योधर तो कहते हैं मेघ को दोस्तों, जलधर भी कहते हैं, जल होता है मेघ में कहीं ना कहीं, वारिधर भी है, दामोदर नहीं है दोस्तों, दामोदर नहीं कहते हैं मेघ को, मेघ को दामोदर नहीं कहते हैं। और यही प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों, बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ये 30 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन राइट होगा। अगर यहाँ पर घन होता, बादल होता या फिर नीरद भी होता तो ये सब पर्यायवाची हो जाता है दोस्तों। वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है दोस्तों और शेयर करना है चैनल को, ताकि सभी का फ़ायदा हो। वीडियो अंत तक ही देखना है दोस्तों। अगला जो पार्ट है बहुत जल्द आपको मिल जाएगा दोस्तों, 31 से आगे के प्रश्न जो हैं। थैंक यू दोस्तों।